बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, या जिसे री एक्सपोर्टिंग भी कहा जाता है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और शायद आपको यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च कर लें, आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। री एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ये क्या है, या री एक्सपोर्टिंग क्या चीज़ है। इंडिया के एक दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी ये डिमांड थी कि री एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। देखें, री एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद वही चीज़ आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो री एक्सपोर्ट कहलाएगी। री एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स है ना, यानी आपने चीज़ इंपोर्ट की, इसके बाद री एक्सपोर्ट कर दी, तो वो इंपोर्टेड गुड्स ही थी जो री एक्सपोर्ट होगी, या जिसे री एक्सपोर्टिंग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी मेन रीज़न जो मैंने सामने आपके मेंशन किए हैं, मैं एक एक को डिफाइन करता हूं। नंबर 1 है बेनिफिट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी एक रीज़न ये है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं सारे जो है चीज़ें इनका नाम ले लूं। सेकंड पे है जी वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन ये क्या चीज़ है, इसकी एक रीज़न ये भी है। थर्ड पे है जी ओवरहॉलिंग, और फोर्थ पे है सैंक्शंस, और फिफ्थ पे है ट्रेडिंग। ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से री एक्सपोर्टिंग होती है। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 बेनिफिट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखें, जब भी कोई चीज आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कुछ कस्टम ड्यूटी लगी होती है। वो 25%, 30%, 40%, 50%, 100% और 200% तक भी चली जाती है। लेकिन कॉमनली जो ड्यूटीज होती हैं वो यही होती हैं 30%, 40%, 50%। अब जब दो कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये कस्टम ड्यूटी 0 रेट तक आ जाती है, या अगर होती भी है तो माइनर सी होती है, 2%, 5%। अब एक कंट्री के बीच में, जैसे पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना से जो चीज पाकिस्तान आ रही है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी या तो कम होगी या 0 रेट पे होगी। अब पाकिस्तानी इंपोर्टर वो चीज जो 0 रेटेड है वो चाइना से इंपोर्ट करता है, उसको कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ी, वो चीज पाकिस्तान में उसने स्टॉक कर ली। अब सपोज पाकिस्तान का किसी और कंट्री के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है इसी तरह का, सपोज इटली के साथ है। ये मैं सपोज कर रहा हूं, इटली के साथ पाकिस्तान का कोई इस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट मेरे नॉलेज में नहीं है। तो पाकिस्तान से जो चीज इटली जाती है, इटली ने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 0 रखी हुई है। अब वही प्रोडक्ट जो पाकिस्तान ने चाइना से इंपोर्ट की है 0 रेट के ऊपर, अगर इटालियन इंपोर्टर वो चीज चाइना से इंपोर्ट करता है, उसको 40% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए वो इटालियन इंपोर्टर वही प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तानी एक्सपोर्टर से परचेज कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान से जो इटली का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत ड्यूटी नहीं है वहां पर। तो पाकिस्तानी इंपोर्टर ने वो ड्यूटी यहां सेव की, 0 रेट के ऊपर वो चीज इंपोर्ट की, इसके बाद री एक्सपोर्ट कर दी इटली को। अब इटालियन इंपोर्टर को भी वहां पर कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर पे नहीं करनी पड़ी। वही चीज अगर वो डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करता तो उसको कस्टम ड्यूटी 40% पे करनी पड़ती थी, तो उसने 40% की कस्टम ड्यूटी सेव की। अब इसमें कुछ दूसरे एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करने की बजाय उसने जो पाकिस्तान से री एक्सपोर्ट की, इसके बीच में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो उसको पड़ जाएंगे। जाहिर बात है वो चीज़ पाकिस्तान आई, पाकिस्तानी इंपोर्टर ने उसके ऊपर कस्टम क्लियरेंस के जो पेमेंट है वो की,
टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस बियर किए, इसके बाद उसका अपना मार्जिन भी उसमें इंक्लूड होगा, फिर री एक्सपोर्ट करेगा, री एक्सपोर्ट में फिर कस्टम क्लियरेंस होगी, तो ये चार्जेस वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड कर लेगा। और फ्रेट जो है डायरेक्ट चाइना से अगर इटली जाता तो वो फ्रेट कुछ और होता, चाइना से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से फिर इटली गया, तो फ्रेट का रेट भी बढ़ जाएगा। तो अब सपोज उसने 40% सेव की, लेकिन उसको 10% ये एक्सपेंसेस बियर करने पड़ गए। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर का जो चाइना से चीज़ उसने इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट की, उसका मार्जिन, और जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट लाने के कस्टम क्लियरेंस के जो चार्जेस जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये चार्जेस मिला के उसको 10% ये चार्जेस पड़ गए इटालियन इंपोर्टर को। तो उसने ये आप देख लें कि 40% अगर उसने बचाई है ड्यूटी, तो 10% उसने ये चार्जेस बियर किए, तो उसको 40% तो नहीं 30% उसको बच गई है, सेव कर लिया उसने 30% ये कस्टम ड्यूटी सेव कर लिया। तो इसी तरह ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसका बेनिफिट लिया जाता है। अब जैसे दुबई है, दुबई में 0 रेटेड कस्टम ड्यूटी है, फ्री पोर्ट है, सिंगापुर फ्री पोर्ट है, हांगकांग फ्री पोर्ट है, वहां 0 रेटेड कस्टम ड्यूटी है। तो बहुत से लोग, बहुत सी कंपनियां, उन्होंने दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है, वहां वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं, वहां से चीज इंपोर्ट करते हैं कहीं से, और फिर ऐसे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं जहां ड्यूटी ज्यादा है। तो इस तरह का वो फायदा उठाते हैं, जो दुबई में ट्रेडर हैं वो इस तरह से काम करते हैं। और ये एक चीज जो नंबर 1 मैंने आपके सामने रखी है, ये बेनिफिट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब सेकंड क्या आते हैं, ये वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान से फैब्रिक इंपोर्ट की बांग्लादेश के इंपोर्टर ने, पाकिस्तान से बांग्लादेश के इंपोर्टर ने फैब्रिक इंपोर्ट करने के बाद अपनी कंट्री में उसको स्टिच किया, उसकी गारमेंट्स तैयार की, उसको री एक्सपोर्ट कर दिया। तो उसने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद उसको उसमें वैल्यू एडिशन की। जारी बात है वो एक कपड़ा था, जब वहां गया उसकी स्टिचिंग हुई, उसके क्योंकि वहां पे लेबर उसको ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती बांग्लादेश के इंपोर्टर को। पाकिस्तान से अगर वो इंपोर्ट कर ये चीज गारमेंट रेडी करने के बाद वो जहां भी उसने एक्सपोर्ट करनी थी करता, तो उसको काफी कॉस्टली पड़ जाती थी। तो उसने पाकिस्तान से कपड़ा मंगवाया, फैब्रिक मंगवाई, इसके बाद उसको वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट किया, उसकी गारमेंट्स तैयार की, इसके बाद उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब थर्ड रीजन जो है इसकी ओवरहालिंग। ओवरहालिंग ये है कि यूरोप से किसी कंट्री ने मशीनरी जो वहां पे अपनी लाइफ पूरी कर चुकी थी, जैसे 5 ईयर की वारंटी होती है किसी भी चीज के ऊपर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, एग्रीकल्चर मशीनरी है, तो किसी कंट्री ने वो वहां से सेकेंड हैंड चीजें मंगवा ली अपनी कंट्री में, उनको ओवरहालिंग किया, उसको पेंट किया, उसको मेंटेनेंस उसकी की अपने लेबर लगा के, इसके बाद उसको एक अच्छी कंडीशन में लाने के बाद उसको री एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री को, और उसको ये बता दिया कि सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड उसको बता दिया, उसको भी ये पाकिस्तान में भी होता रहा है, पाकिस्तान के भी ऐसे लोग हैं जो री एक्सपोर्ट करते हैं इस तरह से। और लेकिन वो जाती सेकंड हैंड जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेकंड हैंड ही शो की जाती थी। सेकंड हैंड मशीनरी आई है, यूरोप से आई है, फार ईस्ट में एक्सपोर्ट हो गई है, री एक्सपोर्ट हो गई है, तो इस तरह से भी होता है। और फोर्थ पे आ गया जी सैंक्शंस। अब देखते हैं कि यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, तो बहुत से यूएसए के अलाइज हैं वो भी ईरान से डायरेक्ट परचेजिंग नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि उनकी डिमांड है, ईरान की जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट हैं, पेट्रोकेमिकल्स और उसका क्रूड ऑयल वगैरह, तो वो डायरेक्ट ईरान से तो परचेज नहीं करते, लेकिन किसी दूसरी जगह से जैसे यूएई वगैरह से ईरानी प्रोडक्ट किसी और नाम से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सैंक्शन से भी लोग री एक्सपोर्ट करते हैं। दुबई में किसी इंपोर्टर ने वो प्रोडक्ट ईरान से इंपोर्ट की अपनी कंट्री में, दुबई में अनलोडिंग की, उसके अगर स्टिकर्स वगैरह हैं वो स्टिकर चेंज किए या जो भी उसमें चेंजेस थी, यानी उसमें प्रोडक्ट को ये शो नहीं होती कि ये ईरान की है, उसको फिर री एक्सपोर्ट कर दिया किसी और नाम से। ये सैंक्शन की वजह से होगी। और नंबर 5 पे आ गई जी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ऐसी होती है कि आप देखते हैं कि ट्रेडर कॉमनली जो है वो एक चीज एक जगह से परचेज करते हैं, अपना मार्जिन रखते हैं, री एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड यूजर को। जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाती है
तो ट्रेडर क्या करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो प्रोडक्ट बल्क में परचेज कर लेते हैं। जैसे दुबई में मैंने आपका अभी जिक्र किया है, दुबई में उन्होंने अपने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, वहाँ प्रोडक्ट अभी लास्ट ईयर आपने देखा कि कोविड की वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस गिर गई थी। तो ट्रेडर ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, पेट्रो केमिकल्स और इस तरह की प्रोडक्ट उन्होंने वहाँ से इंपोर्ट की, जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं। इंपोर्ट करने के बाद दुबई में या जहाँ भी उनका वेयर हाउस था उन्होंने उसको स्टॉक किया। इसके बाद जब प्राइस ऊपर गई तो उन्होंने री एक्सपोर्ट कर दी वो चीज़। तो ये 5 रीज़न मैंने आपके सामने रखी हैं, इसकी वजह से री एक्सपोर्ट होती है इंपोर्टेड गुड्स या री एक्सपोर्टिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी रीज़न हो सकती है, लेकिन कॉमनली जो है ये 5 रीज़न जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इस वजह से इंपोर्टेड गुड्स जो है वो री एक्सपोर्ट होती हैं। मजीद कोई क्वेश्चन किसी दोस्त के माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।